हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजीपीओटीडी, जो कि है kth कॉमन एंसेस्टर इन अ बाइनरी सर्च ट्री। तो यार वैसे तो ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा, और फिर मैं आपको पूरा कोड करके दिखाऊंगा और लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि हम कोड में क्या, क्यों, कब, क्यों लिख रहे हैं। और फिर मैं यार डिस्क्रिप्शन में कोड भी दे दूंगा, मतलब आपको इस वीडियो में A to Z सब कुछ समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन तो यार वैसे बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री विथ n नोड्स, और n हमेशा 2 से बराबर या बड़ा ही होगा, यानी कि ट्री में एटलीस्ट 2 नोड्स हमेशा रहेंगे। फाइंड द kth कॉमन ancestor of nodes x and y in the given tree. Return -1 if kth ancestor does not exist. और x और y कभी भी इक्वल नहीं होंगे और हमेशा प्रेजेंट होंगे बाइनरी सर्च ट्री में। समझ में आ गया क्वेश्चन? अरे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए बैठा हूँ अभी समझाता हूँ। एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ आपको। तो भैया क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान है कि हमें एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन होगा, जैसे ये हमें गिवन है। ठीक है, एक्स और वाई दो ये नोड्स हमेशा इस बाइनरी सर्च ट्री में रहेंगी ही रहेंगी और कभी इक्वल नहीं होंगी ये दोनों। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। और ये हमें इनपुट में मिल जाएंगे एक्स और वाई, और हमें इनपुट में के मिल जाएगा, जैसे इस केस में के की वैल्यू 2 है। तो हमें कुल मिला के करना क्या है, एक्स और वाई का, ये एक्स है और ये वाई है। हमें एक्स और वाई का कॉमन पेरेंट निकालना है और उसका भी पेरेंट निकालना है, मतलब हमें एंसेस्टर निकालना है केथ की वैल्यू तक। जैसे कि यहाँ पे K2 है, तो एक्स और वाई का कॉमन पेरेंट कौन है? 40। तो ये उसका फर्स्ट पेरेंट है, मतलब फर्स्ट लेवल पेरेंट कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि ये उसका पेरेंट है। और 40 का भी पेरेंट कौन है? 10। ये आ गया 2। तो ये के की वैल्यू है। जैसे के की वैल्यू अगर 1 दी होती ना, तो हम आंसर में 40 रिटर्न कर दे। लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू 2 लिखी हुई है, तो हमारा आंसर 10 होएगा। ये देखो यहाँ पे आउटपुट में 10 गिवन है। समझ गए आप? जो भी के की वैल्यू होगी हमें उस लेवल का पेरेंट निकालना है। जैसे कि अगर के की वैल्यू 1 होती तो बस इन दोनों का पेरेंट निकाल दो। के की वैल्यू 2 है, तो इसके पेरेंट का भी पेरेंट यानी कि ग्रैंड पेरेंट निकालना है। समझ गए ना? दैट्स इट, यही था क्वेश्चन, इतना ही आसान था क्वेश्चन। अभी आपको दूसरे एग्जाम्पल की मदद से भी समझा देता हूँ। और अगर इनका कॉमन kth एंसेस्टर ना आए ना, तो क्वेश्चन में लिखा है कि -1 रिटर्न कर देना। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि रिटर्न -1। अभी दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। वैसे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया है, लेकिन मैं फिर भी दूसरे एग्जांपल से समझा देता हूँ। इस एग्जांपल में भी वही केस है। इसमें x 70 है और y 60 है। और इसमें भी यार k की वैल्यू 2 ही है, यानी कि हमें इन दोनों का कॉमन ग्रैंड पेरेंट ही निकालना है, मतलब पेरेंट का पेरेंट। और अगर 3 होती तो क्या होता? पेरेंट के पेरेंट का पेरेंट, यानी कि ग्रैंड पेरेंट का भी पेरेंट। समझ गए हो आप, है ना? बहुत आसान भाषा में समझा दिया मैंने। तो एक्स और वाई का कॉमन पेरेंट क्या है? 40 है? नहीं। 30 भी नहीं है। 70 भी नहीं है। 80 है, क्योंकि रूट नोड तो सबका ही कॉमन पेरेंट होता है ना। तो इसका पहला कॉमन पेरेंट, यानी कि कह सकते हैं फर्स्ट लेवल का कॉमन पेरेंट, ये है 80। लेकिन भाई हमें के की वैल्यू तो 2 दे रखी है, यानी कि हमें प्रिंट करना है 80 का भी पेरेंट। लेकिन 80 का पेरेंट तो कोई है ही नहीं। तो इस केस में क्वेश्चन में क्या बोला था हमने कि -1 रिटर्न कर दो, तो लो -1 आ गया। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि लीस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ 70 और 60 80 है, जो कि रूट है, खुद ही रूट है वो। तो इसलिए उसका सेकंड कॉमन एंसेस्टर नहीं हो सकता। समझ गए? एकदम अच्छे से आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया और अब आप एकदम समझ गए हो कि आखिर ये क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे। ठीक है, तो चलो अब हम इसी के साथ बात कर लेते हैं अप्रोच की भी। उसके लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो चलो यार अब हम लोग अप्रोच समझते हैं। और जितनी आसानी से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया ना, ट्रस्ट में यार उतनी आसानी से मैं आपको अप्रोच समझा दूंगा, क्योंकि उतनी ही आसान अप्रोच है। बहुत हलवा अप्रोच है यार। मैं आपको पहले वाले एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। पहले एक पॉइंट आप याद रखो, एक पॉइंट आप याद रखो, और आप खुद भी देखो, खुद भी अपना दिमाग लगा के देखो कि कोई भी बाइनरी सर्च ट्री हो, उसकी रूट नोड तो गाइस हर उस एलिमेंट के, हर उस ट्री के एलिमेंट का एंसेस्टर होती है ना।
होती है या नहीं? अभी देख लो, इस ट्री की रूट नोड 10 है, तो अब 50, 40, 20, 30 कोई भी नोड उठा लो, उस हर नोड का एक एंसेस्टर तो ये रूट नोड होएगी ही। जैसे 50 का तो पेरेंट है 10, 40 का भी पेरेंट है 10, 20 का पेरेंट है 40, 40 का पेरेंट है 10, 30 का पेरेंट है 40, 40 का पेरेंट है 10। यानी कि 50, 40, 20 और 30 बाइनरी ट्री के हर नोड का एंसेस्टर रूट नोड होता ही है। समझ गए? ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखो। हमें क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, एक्स और वाई हमें इनपुट में गिवन होंगे। तो क्योंकि रूट नोड हर नोड का एंसेस्टर होता है, तो एक्स और वाई का भी एंसेस्टर होगा, होगा ना? तो हम एक काम क्या करेंगे, रूट नोड से हम एक्स का पाथ निकाल लेंगे सबसे पहले। रूट नोड से एक्स का पाथ, एक्स इस केस में 20 है, तो 10 से हम 20 का पाथ निकाल लेंगे। फिर हम रूट नोड से y का पाथ निकाल लेंगे। y है 30, तो 10 से हमने y का पाथ निकाल लिया। और अब तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। कैसे हो गया सॉल्व? बताऊं कैसे? x का पाथ हमने निकाल लिया, ये है x का पाथ, मतलब रूट से x नोड का पाथ, और ये है y का पाथ। तो भैया एक फॉर लूप लगा देंगे और इस पाथ को ट्रेवर्स कर लेंगे। अगर पाथ में कोई भी कॉमन आ रहा है, तो वही तो कॉमन एंसेस्टर हुआ। ये तो एक्स का पाथ जा रहा है, ये वाई का पाथ जा रहा है। 40 तो दोनों ही पाथ में कॉमन आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि 40 एक एंसेस्टर है एक्स और वाई का, और ये फर्स्ट कॉमन आ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट एंसेस्टर है। और उसके अगला कौन सा कॉमन है, हम एक्स से ना रूट तक ट्रेवर्स करेंगे। एक्स से और वाई से हम रूट तक ट्रेवर्स करेंगे। तो एक्स और वाई से रूट तक ट्रेवर्स करने में क्या, पहले यहाँ से x से हम 40 पे पहुंचे और y से हम 40 पे पहुंचे। अरे यार, एक मिनट गाइस, x से हम 40 पे पहुंच गए, फिर y से हम 40 पे पहुंच गए, यानी कि एक ही एलिमेंट पे पहुंच गए हम x और y के पाथ को उल्टा ट्रैवर्स करते हुए। यानी कि हमें अपना पहला एंसेस्टर मिल गया। लेकिन यार k की वैल्यू तो 2 है, तो हमें दूसरा एंसेस्टर चाहिए। तो हम 40 से 10 पे गए x के पाथ के थ्रू, और 40 से 10 पे गए y के पाथ के थ्रू। तो हम दोबारा से एक्स और वाई के अलग अलग पाथ को फॉलो करके आए, लेकिन फिर से एक ही एलिमेंट पे पहुंच गए, तो हमें यानी कि दूसरा एंसेस्टर मिल गया। और भैया के की वैल्यू भी 2 ही है, इसलिए 10 हमारा आउटपुट में आ गया। समझ आया? इतना ही आसान था ये। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सिर्फ 2 स्टेप का एल्गोरिथम है, सिर्फ 2 स्टेप का। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, हमें रूट नोड से एक्स और वाई तक का पाथ निकाल लेना है। हमें रूट नोड से एक्स और वाई तक का पाथ निकाल लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में हमें एक्स और वाई से रूट तक जाना है, और जो भी कॉमन एलिमेंट आया वही तो एंसेस्टर होगा, वही तो कॉमन एंसेस्टर होगा। समझ गए? कितना आसान था यार, इतना ही आसान था इसकी अप्रोच। इसको मैं दूसरे एग्जांपल में भी समझा देता हूँ आपको एक बार। इसे मैं मिटा देता हूँ। अब जैसे इस एग्जांपल में देख लो, इसमें हमारा आंसर -1 आ रहा था ना, तो क्यों आ रहा था -1, देखते हैं हम अभी। हम अप्रोच अपना इस वाले एग्जांपल में लगाते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई क्या है, एक्स है 70, तो रूट नोड से 70 तक का पाथ ये रहा। वाई है 60, तो रूट नोड से 60 तक का पाथ ये रहा। स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया हमने, कर लिया। स्टेप 2 में क्या था, एक्स और वाई से रूट तक जाना है, और जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वही हमारा एंसेस्टर होएगा। तो एक्स से हम 80 तक गए, और वाई से हम 80 तक गए। कॉमन एलिमेंट हमारा 80 आ गया, तो एक एंसेस्टर हमें ये मिल गया। लेकिन भाई के की वैल्यू तो 2 है,
तो उससे ऊपर तो कोई है नहीं, पाथ खत्म हो गया, इसलिए हमारा आंसर -1 आ गया। ये वाली कंडीशन हम लगा लेंगे कि अगर के से छोटा हुआ तो -1 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही तो आसान है यार, कोडिंग करने वाले हो। अब हम कोडिंग करने वाले हैं इस एल्गोरिथम की। अगर आपको, मेरे को तो वैसे नहीं लगता कि इतने डिटेल में समझाने के बाद किसी को भी अप्रोच में डाउट रह गया होगा, लेकिन फिर भी रह गया है तो भैया कोई बात नहीं, कोडिंग में पूरा कर देंगे वो डाउट। बस ये दो स्टेप लिखे हैं मैंने कमेंट में, इन्हीं दो स्टेप को हमें कोडिंग की लैंग्वेज में लिख देना है और कुछ नहीं होगा गाइस। मैं सच बता रहा हूँ, इन्हीं दो स्टेप से हो जाएगा काम। तो सबसे पहले चलो, ये क्या होता है, रूट नोड से एक्स और वाई तक पहुंच जाना, इस टेक्निक को हम डीएफएस कहते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रोग्रामिंग की भाषा में नहीं समझाया, मैंने आपको एकदम एक्सप्लेन करने वाली भाषा में समझाया था। ठीक है, तो अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं स्टेप 1 के लिए, रूट से एक्स और वाई तक जाने के लिए। वॉइड डीएफएस नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। उससे पहले यार लेकिन हम एक दो वेक्टर बना लेते हैं, ताकि हम एक्स और वाई के जो पाथ है ना उनको उन वेक्टर्स में स्टोर कर सकें। एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर नोड, क्या वेक्टर का नाम रखें, एक काम करते हैं वी एक्स रख देते हैं, क्योंकि एक्स का पाथ है, या पाथ एक्स रख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। और एक पाथ वाई रख देते हैं। हमने दो वेक्टर बना लिए जिसमें एक्स और वाई के पाथ हम स्टोर कर लेंगे। अब हमारा डीएफएस फंक्शन, इसमें हम पास करेंगे रूट नोड स्टार रूट, और एक वेक्टर हम पास करेंगे करंट नाम से, वेक्टर नोड स्टार करंट, और दो हमारे वेरिएबल्स इंट एक्स और इंट वाई जो कि हमें गिवन होंगे, ताकि हम इनका पाथ निकाल सके ना, और पाथ को हम इस वेक्टर में डाल सकें, इसलिए वेक्टर पास किया है। और रूट नोड से तो हम शुरू करेंगे, इसलिए ये चारों चीजें हमने क्यों पास करी हैं, क्योंकि रूट नोड से हम पाथ निकालना शुरू करेंगे। कहाँ तक का पाथ निकालेंगे, एक्स तक का और वाई तक का, एक्स तक का और वाई तक का। और हमने वेक्टर क्यों पाथ करा है, क्योंकि यार वो पाथ निकाल के स्टोर भी तो करना है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले वेक्टर में रूट को डाल देते हैं, क्योंकि रूट से ही तो हम पाथ निकाल रहे हैं ना। करंट नाम से हमने जो वेक्टर बनाया है उसमें कर देते हैं पुश बैक रूट, रूट डाल दिया हमने। उसके बाद अगर एक्स वाला एलिमेंट आ गया तो यार हमको उसमें ये जो हमने पाथ एक्स बनाया था इसमें डाल देंगे, और वाई वाला पाथ वाई, इफ रूट डेटा, अगर एक्स वाला आ गया तो पाथ एक्स में डाल दो करंट, क्योंकि करंट हमारा पाथ स्टोर कर रहा है। अगर एक्स तक पहुंच गए यानी कि वो एक्स वाला पाथ है, तो हमने उसमें पाथ एक्स वाला जो वेक्टर है उसमें डाल दिया। सिमिलरली इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वाई के लिए, कंट्रोल वी। अगर वाई आ गया तो यानी कि वाई का पाथ है, तो वाई वाले वेक्टर में पाथ डाल दिया। ठीक है, और रिकर्शन की मदद से कर रहे हैं हम ये, रिकर्शन की मदद से हम लेफ्ट और राइट में ट्रेवर्स कर लेते हैं बस। इफ रूट लेफ्ट, तो यहाँ पे हम रिकर्शन लगा रहे हैं guys, ये आपको पता ही होगा, डीएफएस रूट लेफ्ट कॉमा करंट कॉमा एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे इसको मैं राइट के लिए कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्योंकि ये तो रिकर्शन का कोड है ना, ये तो आपको आता ही है। सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए ही हो रहा है बस, ठीक है ना। जिसे नहीं आता, सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए ये कर रहे हैं हम, करंट एक्स वाई, दैट्स इट। और फिर एंड में हम आखिरी नोड को पॉप बैक कर देते हैं, करंट पॉप बैक। अब गाइस ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनो, मैं यही कहने वाला था बस कि स्टेप 1 कंप्लीट हो गया यार, एक्स और वाई का हमने पाथ निकाल दिया।
इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम हाँ जो ये मेन फंक्शन है kth कॉमन एंसेस्टर, इसमें हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर, यार हम वेक्टर क्यों बना रहे हैं? अरे भाई पाथ स्टोर करने के लिए ना, हम कॉल भी तो करेंगे अब ये वाला जो हमने डीएफएस फंक्शन बनाया है। तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं, नोड स्टार करंट नाम से बना लेते हैं। और अब ये फंक्शन कॉल कर देते हैं डीएफएस। इसमें क्या डालना था? सबसे पहले रूट डालनी थी, तो रूट, फिर करंट, फिर एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। यानी कि अब जो पाथ एक्स और पाथ वाई है ना, उसमें एक्स का पाथ और वाई का पाथ रिस्पेक्टिवली स्टोर हो चुका है। आपको पता है क्यों? ये पूरा फंक्शन इसलिए ही है, मैंने और बड़ा कर दिया। अरे यार ये यहाँ से ऊपर क्यों नहीं होता? हो गया, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है? स्टेप टू हमारा क्या था? हमें एक्स और वाई से रूट तक जाना है, और जो भी कॉमन एलिमेंट आया वही तो कॉमन एंसेस्टर होगा। तो चलो वाइल लूप लगा के चलते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं सबसे पहले। एक्स और वाई का पाथ किस में स्टोर है? एक्स और वाई का पाथ किस में स्टोर है? वाइल लूप लगाया। एक्स का पाथ किस में स्टोर है? पाथ एक्स में। और वाई का पाथ पाथ वाई में। यानी कि लूप कहाँ तक चलेगा? जब तक आई लेस देन है पाथ एक्स डॉट साइज से, और नहीं एंड आई लेस देन है पाथ वाई डॉट साइज से, तब तक ही तो चलेगा। साइज को राइज लिख दिया मैंने साइज। जब तक पाथ एक्स के साइज से कम है आई, और वाई के पाथ वाई के साइज से कम है आई, तब तक ये लूप चलेगा। एंड जब तक पाथ एक्स आई इक्वल इक्वल टू पाथ एक्स पाथ वाई आई हो जाएगा, तब तक आई प्लस प्लस कर देंगे। ये दोनों तो आपको समझ में आ गए, है ना? लेकिन आप पूछ रहे हो कि यार पाथ आई, पाथ एक्स आई, यहाँ पे पाथ एक्स है यार, पाथ एक्स आई इज इक्वल टू पाथ आई पाथ वाई आई होने की क्या जरूरत है? यार हम कॉमन एंसेस्टर फाउंड कर रहे हैं ना, तो कॉमन एंसेस्टर तो वही होगा जो पाथ एक्स आई और एक ही एलिमेंट होगा। मतलब एक्स के पाथ में भी वही होगा और वाई के पाथ में भी वही होगा, वही तो कॉमन होगा ना। हाँ इसलिए कर रहे हैं हम ये। और जब भी मिल जाएगा ये, तो हमें क्या है, kth एलिमेंट चाहिए। तो आई में से k माइनस कर देंगे, आई माइनस इज इक्वल टू के। यानी कि आई में से हम k माइनस कर देंगे। मान लो हमारा पहला इंसेस्टर मिल गया, तो आई में से k की वैल्यू क्या है, वो हम माइनस कर देंगे। तो जितनी भी k की वैल्यू बचेगी वो हमें निकालनी होगी। मान लो हमें सेकंड एंसेस्टर पे जाना है, और सेकंड आ गया, तो उसमें से k की वैल्यू माइनस कर देंगे। अगर वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आया, यानी कि हम सेकंड कॉमन एलिमेंट पे पहुंच गए, और के की वैल्यू भी सेकंड है, तो 2 - 2 0 आ गया। यानी कि ठीक है, हम उस एलिमेंट को फिर प्रिंट कर देंगे क्योंकि वो कॉमन एंसेस्टर हुआ। लेकिन अगर 0 से कम आया, मान लो 1 पे हम पहुंचे, और 1 में से हमने के माइनस कर दिया, और के की वैल्यू थी 2, तो 1 - 2 तो -1 हो जाएगा ना। यानी कि वो कॉमन एंसेस्टर के या कॉमन एंसेस्टर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम रिटर्न -1 कर देंगे, दैट्स इट। इफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब -1 रिटर्न कर दो, -1 रिटर्न कर दो। और वरना हमें एलिमेंट मिल चुका है, तो उस एलिमेंट को रिटर्न कर दो पाथ एक्स आई। आप वो एलिमेंट पाथ वाई में भी होगा, तो आप पाथ वाई भी रिटर्न कर सकते हो। डेटा हो गया रिटर्न। दैट्स इट गाइस, इतना सा ही कोड था, इतनी सी एल्गोरिथम थी, और इतना सा ही क्वेश्चन था। मैं एक बार इसे कंपाइल कर देता हूँ, कोई छोटी मोटी गलती होगी तो हम उसे सही कर देंगे। प्लीज रिफ्रेश द पेज। दोबारा करके देखता हूँ यार, नेट बीच में शायद चला गया होगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसे रीलोड करके देखता हूँ एक बार। वैसे तो इसमें आ ही जाता है कॉपी करके। समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है यार।
ओके तो गाइस ये एक जीएफजी की तरफ से एक बग है जो कि पेज रीलोड करने पे भी नहीं चल रहा है। ये बग नॉर्मल है और कुछ टाइम बाद ये रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जो मैंने आपको कोड करवाया है, जो आपको अप्रोच समझाई है, वो सब एकदम सही है। अच्छा हुआ कि मैंने यार अपना कोड कॉपी कर दिया था, वरना वो भी दोबारा लिखना पड़ता। तो चलो मैं गिटहब पे ऐड कर दूंगा कोड, और लिंक कोड का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आप वहां से जाके कोड देख सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कोड को नहीं, अप्रोच को समझो और खुद जाके देखो, खुद जाके कोड करने का ट्राई करो। ये मैंने कोड यहाँ पे पेस्ट तो कर दिया वैसे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले चाहता हूँ कि आप खुद कोड करने का ट्राई करो। वीडियो में क्वेश्चन समझो, अप्रोच समझो, कोड समझो, और फिर खुद कोडिंग करो। लेकिन इसको अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो आप फिर उसको रेफरेंस के लिए देख लो इसको, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसका लिंक मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन यार एक मेरी रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी कंसिस्टेंसी के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन समझा देता हूँ ना, तो यार एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।